तो अभी तक हम देख चुके हैं, मैंने आपको राइजर गेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया। गेटिंग सिस्टम के बाद हमने देख लिया फ्लूइडिटी देखी, फ्लूइडिटी पे हमने वेरियस प्रॉपर्टीज का वेरिएशन देखा। अब मैं एक चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम जो होता है, हमने गेटिंग सिस्टम पढ़े थे दो टाइप के, हमने पढ़ा था एक तो टॉप गेटिंग सिस्टम और एक बॉटम गेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक और होता है पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम, वो इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वो जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बना के दिखा दूं, पार्टिंग लाइन वाले में ये मेरी कैविटी है, ठीक है, ये मेरी कैविटी है। इस कैविटी में यहां से क्या आ रहा है, ये गेट लगा, यहां पे क्या है, ये वाला है गेट, और ये मेरा क्या है, रनर, ठीक है, रनर। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, हाफ ऑफ द, यहां के लिए, इतने के लिए, इतने पोर्शन को फिल करने के लिए, इतने पोर्शन को फिल करने के लिए कौन सा सिस्टम बन जाएगा, हमारा टॉप गेटिंग सिस्टम, क्योंकि टॉप से गिर रहा है ना। और यहां से ऊपर के लिए, यहां से ऊपर के लिए क्या बन जाएगा, बॉटम गेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इतने पार्ट के लिए क्या बन जाएगा, बॉटम गेटिंग सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट में हम टॉप गेटिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इतने पार्ट में हम बॉटम गेटिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चिंता मत करो, ये आपके पास नहीं आएगा, ये चीज आपके पास नहीं आएगी, मैं जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब होता है हमारा, एक होता है चोक एरिया, चोक, एक एरिया होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम चोक एरिया। ये नहीं चलेगा, ठीक है, चोक एरिया। अब ये चोक एरिया क्या होता है, देखो अभी आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज द मिनिमम ऑफ ऑल द एरियाज इन गेटिंग सिस्टम, ठीक है। गेटिंग सिस्टम में जितने भी हमारे पास एरियाज हैं, अब देखो गेटिंग सिस्टम में हमारे पास तीन एरियाज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, स्प्रू का एरिया, एक होता है हमारा रनर का एरिया, और एक होता है हमारा गेट का एरिया। तो स्प्रू, रनर और गेट, इन तीनों में से हमारा जो भी सबसे मिनिमम होगा, वो कभी रनर का एरिया मिनिमम हो सकता है, कभी स्प्रू का एरिया मिनिमम हो सकता है, स्प्रू के बेस का, ठीक है, स्प्रू के बेस की बात कर रहे हैं, स्प्रू के बेस का एरिया मिनिमम हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, गेट का एरिया क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चोक एरिया। इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चोक एरिया। अब ये चोक एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट रेगुलेट्स द it regulates the flow of molten metal into the cavity। ये हमारे क्या करता है, फ्लो रेट को क्या करता है, फ्लो के रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। ये हमारे फ्लो के रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है कि किस रेट से हमारा जो फ्लो जाएगा वो जाएगा हमारे कैविटी में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं चोक एरिया। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है चोक एरिया का, ठीक है। चोक एरिया का एक फॉर्मूला भी होता है m/ρ/TF/CD √2GHT। तो ये एक फॉर्मूला भी है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें m है मास ऑफ हमारी कास्टिंग है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मोल्टन मेटल, T है फिलिंग टाइम ऑफ द कैविटी, C है डिस्चार्ज कोफिशिएंट, और ये √2GHT हमारी टोटल हाइट, मतलब पोरिंग बेसिन से लेके हमारे स्प्रू के बेस तक, पोरिंग बेसिन से लेके स्प्रू के बॉटम तक क्या है, टोटल हाइट ये हमारी HT। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा गेटिंग रेशियो का। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, गेटिंग रेशियो। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यार।
गेटिंग रेशियो, ठीक है, गेटिंग रेशियो। अब ये गेटिंग रेशियो किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम एरिया ऑफ स्प्रू का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रनर का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गेट, ठीक है। तो ये ए आर जी होता है, एस आर जी होता है, सॉरी क्या होता है ये, एस आर जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जी कैपिटल ही कर देता हूं मैं यहां पे, देखो एरिया ऑफ ए एस क्या है, एरिया ऑफ स्प्रू, स्प्रू का जैसे ये था ना हमारा स्प्रू, ये था, ये हमारा स्प्रू कुछ ऐसा आया था, ऐसे आ रहा था, ये स्प्रू कुछ ऐसा, तो ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। देखो स्प्रू की जो आइडियल शेप होती है, स्प्रू की जो आइडियल शेप होती है वो कैसे होती है, ऐसे हाइपरबोलिक। स्प्रू की जो आइडियल शेप होती है वो कैसे होती है, इस तरीके से हाइपरबोलिक शेप होती है, आइडियल शेप ऑफ स्प्रू। फॉर स्प्रू, ठीक है। लेकिन ये शेप बनाना क्या नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। मान ले देखो ये शेप को बनाना क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ना इस तरीके की शेप को बनाना, तो हम क्या कर देते हैं, स्प्रू को जनरली क्या बना देते हैं, टेपर्ड, टेपर्ड सिलेंडर, ठीक है, टेपर्ड सिलेंडर बना लेते हैं। अच्छा, जब ये टेपर्ड सिलेंडर बनाना भी पॉसिबल नहीं होता तो हम जनरली इसको क्या कर देते हैं, सिलेंड्रिकल बना देते हैं, ठीक है। देखो तो आपके पास अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्प्रू की आइडियल शेप क्या होती है, तो वो क्या होगी, सबसे पहले क्या होगी, ये हाइपरबोलिक, ठीक है। अगर हाइपरबोलिक ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे, टेपर सिलेंडर, अगर ये भी नहीं है तो फिर सिलेंड्रिकल, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक। तो जो ये हमारा होता है गेटिंग रेशियो, ये होता है हमारा क्या, ए एस रेशियो, ए आर रेशियो क्या, ए जी। स्प्रू का एरिया ये वाला, रनर का एरिया जो हमारा रनर होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये गेट का एरिया। मैंने आपको दिखा था ना, गेट का एरिया रनर के एरिया से क्या होता है, कम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, दो टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं, दो टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक होता है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम और एक होता है अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, ठीक है। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, अगला होता है अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, ठीक है। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, देखो ये सिस्टम कैसे कैसे होते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये मेरा पोरिंग बेसिन था, ये मेरा क्या था, स्प्रू था, स्प्रू बेस वेल, यहाँ से मेरा क्या गया, रनर गया, रनर के बाद स्किम बॉब नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा गेट हो गया और ये मेरी आगे क्या होगी, कैविटी। यहाँ पे बना लेता हूँ सेम डायग्राम, ये हो गया एरिया और ये हो गया हमारा, देखो मैंने नॉर्मली अभी ये बना दिया है, ये कोई गेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब एक होता है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, एक होता है अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में जो हमारा चोक एरिया होता है, वो चोक एरिया होता है हमारा गेट वाला एरिया, ये है हमारा क्या, चोक एरिया, ए जी इज इक्वल टू क्या है हमारा, चोक एरिया, ठीक है। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में हमारा ये स्प्रू का एरिया होता है क्या, स्प्रू, ए एस होता है हमारा क्या, चोक एरिया, ये होता है हमारा क्या, चोक एरिया, और इसमें ये होता है चोक एरिया। अब देखो प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड ये किस तरीके से हो रहा है वो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब अगर ये वाला एरिया यहाँ पे मिनिमम है तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, मेटल भरा हुआ है, ये वाला मेटल भरा हुआ है। अब यहाँ पे एरिया मिनिमम है तो ये हर जगह क्या होगा, हर जगह क्या रहेगा, ये भरा हुआ रहेगा ना, इस तरीके से फुल भरा हुआ रहेगा। ये वाला एरिया मिनिमम है, यहाँ से मेटल निकल रहा है, ये एरिया यहाँ पे मिनिमम है,
तो यहाँ पे मेरा हर जगह क्या रहेगा, मेटल प्रेजेंट रहेगा ना, मोल्टन मेटल प्रेजेंट रहेगा, ये मोल्टन मेटल प्रेजेंट रहेगा। इस वाले केस में ये वाला एरिया मिनिमम है। यहाँ पे मैंने मतलब ये मान के चलो, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वाला एरिया क्या है, मिनिमम। भले आपको डायग्राम में दिखे ना दिखे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला एरिया मिनिमम। अब यहां से क्या जाएगा, कम अमाउंट में क्या निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा, और फ्लूइड निकले के यहां जाएगा लिक्विड मोल्टन मेटल। तो यहां पे इससे ऊपर है हमारा क्या, प्रेशर ज्यादा, और यहां पे इस पूरे गेटिंग सिस्टम में क्या है, प्रेशर ज्यादा। इस पूरे में क्या है, प्रेशर ज्यादा, और यहां पे केवल इस वाले एरिया में है क्या, प्रेशर ज्यादा। तो अब क्या होता है, अब इस केस में देखो पूरे के पूरे गेटिंग सिस्टम में कैसा है, फ्लूइड जो है, जो मोल्टन मेटल है, वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। इस वाले केस में यहां पे केवल ये स्क्रू और कोरिंग बेसिन वाला एरिया क्या है, प्रेशराइज्ड फॉर्म में है। आगे का पूरा जो गेटिंग सिस्टम है वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यहां पे फर्स्ट, यहां पे जो वेलोसिटी निकलेगी, यहां पे वेलोसिटी विल बी हाई, यहां पे वेलोसिटी हाई होगी। यहां पे जो होगा वो वेलोसिटी विल बी क्या, लो रहने वाली है हमारी वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी हाई रहने वाली है, यहां पे वेलोसिटी क्या रहेगी, लो रहने वाली है। ठीक है, एक और चीज है, यहां पे हमारा नो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। देखो इस वाले केस में जब ये पूरे के पूरे में क्या रहेगा, ये प्रेशराइज्ड फॉर्म में हमारा भरा हुआ है यहाँ पे मोल्टन मेटल, तो यहां से एयर के इसमें आने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज्यादा कम। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्या है, प्रेशराइज्ड फॉर्म में है। यहां से ये जो फ्लूइड निकल रहा होगा, यहां पे क्या होगा, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस भी होगा एक तरीके से, ये बहुत, यहां पे प्रेशर कम रहने वाला है, तो यहां पे चांसेस ऑफ एयर एस्पिरेशन क्या है, ये हाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं किसके केस में, फेरस मेटल के केस में। इसको हम यूज कर सकते हैं क्या, नॉन फेरस के केस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारा चोक एरिया भी हो गया। अब हम देखते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम के बारे में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम के बारे में देखते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। तो अब वो बात करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी रहते हैं। देखो ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम वाला जो यहाँ पे टॉपिक है, इस एक टॉपिक पे ही न्यूमेरिकल आने का क्या रहता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, वरना यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। केवल आपको थ्योरी मिलेगी क्वेश्चंस में। ठीक है, थ्योरी मिलेगी, इस पे भी बहुत आसान सा एक न्यूमेरिकल आएगा। आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखाता हूँ इस चीज का। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम का। तो जो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम है, सॉलिडिफिकेशन टाइम, अब ये सॉलिडिफिकेशन टाइम का मतलब क्या है कि कितनी देर में हमारा जो मोल्टन लिक्विड मेटल था वो कितनी देर में क्या हो जा रहा है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन टाइम। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो इस सॉलिडिफिकेशन टाइम को निकालने के लिए एक थे साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे वर्क किया, और उन्होंने इस वर्क को करके इस पे क्या दिया, एक एक्सप्रेशन दिया। तो उनका नाम था शोरिनॉव्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, शोरिनॉव्स फॉर्मूला। ठीक है, ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था, इन्होंने बोला कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा ना, उसको हम बोलेंगे टी एस से शो करेंगे। ये टी एस होगा हमारा के टाइम्स वी अपॉन एस ए टू द पावर एन होगा, लेकिन एन को जनरली हम क्या ले लेते हैं, यहां पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू के वी अपॉन एस ए टू द पावर 2। यहां पे के जो है इसको हम बोलते हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। सॉलिडिफिकेशन फैक्टर हमारा V हो गया वॉल्यूम ऑफ
कास्टिंग, और एस ए जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, सरफेस एरिया। जिस सरफेस एरिया से ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। अब ये जो V अपॉन एस ए है ना, V अपॉन एस ए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं, इसको एक अलग से नाम दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, इसको एक नाम दिया जाता है मॉड्यूलस। ठीक है, और इसका उल्टा एक टर्म होती है, टर्म बना दी गई है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं क्या, इसका नाम दे दिया है कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसका नाम क्या दे दिया है, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो V अपॉन एस को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, और सरफेस एरिया अपॉन V को हम क्या बोलते हैं, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो TS इज इक्वल टू V अपॉन एस ए टू दी पावर क्या, 2। ठीक है, V अपॉन एस ए टू दी पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ये हमारा हो गया क्या, शॉर्बनॉस प्रिंसिपल, शॉर्बनॉस फॉर्मूला हो गया किसका, सॉलिडिफिकेशन टाइम का। अगर मैं बात करूं V अपॉन एस ए की, अगर मैं बात करूं V अपॉन एस ए की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अच्छा इसका क्या, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, K की यूनिट क्या हो जाएगी, S अपॉन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये वॉल्यूम क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा मीटर क्यूब, ये क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो मीटर बचेगा, और वो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा, केवल टी सेकंड बचेगा। ठीक है, ये केवल सेकंड बचेगा, तो इसको बोलते हैं हम। और ये मॉड्यूलस की अगर मैं बात करूं, मॉड्यूलस की अगर मैं बात करूं, अगर स्फेयर का मैं केस लूं, स्फेयर का अगर मैं केस लूं, तो स्फेयर के केस में हमारा V अपॉन एस ए कितना हो जाएगा, V अपॉन एस ए हमारा कितना हो जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और स्फेयर का जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना बचा हमारे पास, r/3, या इसको मैं लिख सकता हूं क्या, d/6 लिख सकता हूं मैं इस चीज को मैं d/6 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यूब की, अगर मैं क्यूब की बात करूं, तो क्यूब का जो सर्फ हमारा, कोई साइड क्या है इसकी, ए साइड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इस क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, ए क्यूब, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। ऐसा क्यूब होती है ना, ये क्यूब, ये एक सरफेस है, दो सरफेस है, तीन सरफेस है, ऐसी पीछे तीन सरफेस होंगे, नीचे पीछे दो सरफेस, एक नीचे, तो कितने, 6 सरफेस टोटल। तो एक सरफेस क्या, ए इंटू ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बचेगा, ये मेरा a/6 बचेगा। ऐसे ही हम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सिलेंडर का कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी शेप्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका हमें एरिया और सरफेस एरिया पता हो और वॉल्यूम पता हो। तो ये होता है कि हमारा वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया को बोलते हैं मॉड्यूलस, और TS इज इक्वल टू K टाइम्स V/SA का होल स्क्वायर। ठीक है, ये N भी कहीं कहीं पे आपको अगर फॉर्मूले में, अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो 2 की जगह क्या हो सकता है, N भी लिखा जा सकता है, N भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे 2 लेके चलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक न्यूमेरिकल करवा दूं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो ये सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा ये किसका ज्यादा होना चाहिए, ये राइजर का ज्यादा होना चाहिए, या फिर ये ज्यादा होना चाहिए किसका, हमारी कास्टिंग का। कास्टिंग का मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है, जो कैविटी में जो मिलने वाला है हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम है, ये किसका ज्यादा होना चाहिए, कास्टिंग का ज्यादा होना चाहिए या फिर राइजर का ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो हम चाहते हैं, राइजर का फंक्शन क्या होता है, राइजर का फंक्शन ये होता है कि जैसे ही हमारी कास्टिंग में हमारा लिक्विड श्रिंकेज हो या फिर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो, तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा मेटल प्रोवाइड कराना। तो अगर राइजर पहले सॉलिडिफाई हो गया, राइजर अगर पहले सॉलिडिफाई हो गया, तो उस केस में तो राइजर कोई भी मेटल प्रोवाइड करा ही नहीं पाएगा ना। राइजर अगर पहले सॉलिडिफाई हो जाता है तो उस केस में तो वो कुछ प्रोवाइड करा ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे राइजर को क्या होना होगा, बाद में सॉलिडिफाई होना होगा। तो जो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है टी एस ऑफ राइजर
किससे ज्यादा, TS ऑफ कास्टिंग, ठीक है, TS ऑफ कास्टिंग। तो ये भी क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है, ये भी क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं, मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। A cubical casting will solidify ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी जो CIL का पेपर हुआ था, तो जिस दिन मैंने क्लास में ये क्वेश्चन कराया था उस टाइम पे कास्टिंग ही चल रहा था, तो उस दिन सुबह क्लास हुई थी और शाम पे CIL के पेपर में यही क्वेश्चन क्या रखा था, रिपीट हो रखा था, ये क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। ए क्यूबिकल कास्टिंग विल solidify in 2 minutes in 2 minutes in 2 minutes in 2 minutes. A cubical casting will solidify in 2 minutes. What is the solidification time for same cubical casting? What is the solidification time for same cubical casting which is 8 times heavier than the original casting. देखो वो क्या कह रहे हैं कि एक क्यूबिकल कास्टिंग है, हमारे पास एक क्यूबिकल कास्टिंग बनानी है हमें। कास्टिंग अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अगर मुझे क्यूबिकल कास्टिंग अगर मुझे बनानी है तो उस क्यूबिकल कास्टिंग को बनाने में लगते हैं, सॉलिडिफाई होने में करते हैं कितना, ठीक है, सॉलिडिफाई इन 2 मिनट्स। कितना, 2 मिनट में क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होता है। 2 मिनट में क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। फिर ये है कि व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द सेम क्यूबिकल कास्टिंग। सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा फॉर सेम क्यूबिकल कास्टिंग। सेम का मतलब क्या हो गया कि मटेरियल क्या है हमारा, सेम रहने वाला है, ठीक है। मटेरियल जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे, कास्टिंग जिस मटेरियल की कर रहे हैं उसी मटेरियल की हम दूसरी कास्टिंग में बना रहे हैं, सेम कंडीशंस को रखते हुए। बस एक जो फर्क यहाँ पे आ गया, वो फर्क ये आ गया कि वो कह रहा है कि 8 टाइम्स हैवियर, 8 टाइम्स हैवियर, 8 टाइम्स हैवियर है मतलब 8 गुना क्या है, भारी है ओरिजिनल कास्टिंग से। ओरिजिनल कास्टिंग से वो 8 गुना क्या है, भारी है, ठीक है। तो आप लोगों को ट्राई करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, है ना। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। देखो तो क्या आने वाला है यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा वो हम कैसे लिखने वाले हैं। देखो अब हमें पता है कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है TS, वो क्या होता है, इज इक्वल टू K टाइम्स V अपॉन SA का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। देखो अच्छा, अब हमें ये भी पता है, अच्छा इसने जो 8 टाइम्स हेवियर बोला है तो मैं ये कह सकता हूं कि M2 इज इक्वल टू 8M1, ठीक है। अच्छा रो इंटू डेंसिटी, रो इंटू V2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स रो इंटू V1 लिख सकता हूं मैं। अब सेम है, उसने बोला सेम,
ठीक है। व्हाट इज द सॉलिड सेम क्यूबिकल कास्टिंग, तो रो से तो रो कट गया, इसका मतलब इसका बोलने का जो मतलब था, इसकी जो इच्छा थी वो थी कि आपको ये बताने की कि V2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स V1, V2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स V1, ठीक है, ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि यार क्यूब के केस में हमारा जो V अपॉन ऐसे होता है, क्यूब के केस में जो मेरा V बाई ऐसे होता है, क्यूब के केस में जो मेरा V अपॉन ऐसे होता है वो होता है क्या, A बाई 6, A बाई 6 होता है ना, A बाई 6 होता है क्यूब के केस में। तो अब अगर मैं लिखूं TS2 बाई TS1, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, दूसरे वाले का निकालना है, ये क्या आ जाएगा K टाइम्स V अपॉन SA किसका, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K टाइम्स V अपॉन SA का होल स्क्वायर, ये 1 है, ये 2 टाइम्स, ये भी K2 लिख दूं इसको और K1 लिख दूं। अब सेम क्यूबिकल कास्टिंग बोल दी तो क्या K कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। यहां पे V बाई SA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं A2 बाई 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 बाई 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ये कुल मिला के आ जाएगा क्या, A2 बाई A1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है किसमें, A1 और A2 में, ठीक है। A1 A2 का अगर मुझे रिलेशन पता चल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और A1 A2 का रिलेशन मैं कहां से निकालूंगा, 8 टाइम्स उसने हैवियर दे दिया है तो मैं यहां से निकाल लेता हूं। अब मुझे V2 पता है, V2 कितना हो जाएगा, A2 की Q, और ये कितना हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने सीधा डायरेक्ट ये V क्यों नहीं लिख दिया इस फॉर्मूले, क्योंकि हमें सरफेस एरिया नहीं पता ना, सरफेस एरिया कितना कितना है वो भी तो नहीं पता ना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया A के टर्म्स में। जो चीज़ें हमें पता होती हैं उनके टर्म्स में हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया उसको। यहां से A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, पावर में 1/3 बन जाएगा ना, तो 8 की पावर 1/3 2 होता है, और ये A1 की पावर 1/3 क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू 2A1। तो यहां से जब A2 इज इक्वल टू 2A1 मैं लिखूंगा तो जो ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, यहां नीचे लिख देता हूं मैं इसको, TS2, ठीक है, TS2 बाई TS1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 बाई A1, तो ये 2A1 लिख दूंगा और 2 की पावर क्या 4 आ जाएगा, केवल A1 से A1 कट जाएगा तो ये 4 आ जाने वाला है। अब उसने बोला कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ ओरिजिनल कास्टिंग कितना है, 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट, तो ये TS2 कितना हो जाएगा, TS2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 मिनट्स। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये मैंने आपको, देखो मैं आपको आसान वाला क्वेश्चन भी करा सकता था जिसमें मैं आपको एरिया की साइड, एरिया में किसी क्यूब की आपको साइड दे देता और उस साइड देने के बाद क्या होता, आपको उस चीज को कैलकुलेट करना होता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ा के पहले करा दिया है, इससे आसान वाला तो आप लोग खुद से कर ही लोगे भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने इस पे देख लिया है। इसको मिटा देता हूं मैं। जैसे फटाफट मिटा रहा हूं ना, तो आप लोग क्या किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, राइजर की। राइजर को भी देखते हैं। राइजर का काम क्या होता है भाई, राइजर का काम क्या होता है, राइजर का काम क्या होता है, राइजर के बारे में आपको मैं बात कर चुका हूं पहले भी, राइजर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि राइजर का काम है क्या, जब हमारा लिक्विड श्रिंकेज हो या फिर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो
तो उस मोमेंट पे राइजर क्या करता है, हमें मोल्टन मेटल क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ताकि हमारी कैविटी का जो साइज है वो हमारे कास्टिंग का साइज क्या हो, घटे ना। राइजर का एक ये काम है। राइजर का एक और काम है कि राइजर क्या करता है, राइजर हमें इंडिकेशन, हमारा एक इंडिकेटर भी है। राइजर क्या है, एक इंडिकेटर। अगर आपने कैविटी में फिल करा, कैविटी के ऊपर राइजर लगा हुआ है, अब आपने बाहर से आपको क्या दिखेगा, बाहर से आप राइजर को देख सकते हो, राइजर खुला रहता है ना, ऊपर से राइजर खुला रहता है। अब बाहर से राइजर को देख सकते हो, आप कैविटी को नहीं देख सकते। तो कैविटी भरी कि नहीं भरी, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये अगर राइजर भर गया इससे मतलब कैविटी तो भरी जानी है किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा इंडिकेटर का काम भी करता है। अब एक बार बताओ, राइजर की वजह से हमारा थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फ्लूइड क्या करता है, नीचे वाले फ्लूइड को क्या करता है, प्रेशराइज करता है। जो राइजर है ना, ऊपर राइजर है, तो नीचे का जो फ्लूइड है, माना ये देखो, माना ये वाली सिचुएशन बनी, ये आपकी कैविटी थी। अब ना कैविटी पे कुछ इस टाइप का, यहाँ पे इस टाइप की शेप थी, इस टाइप की शेप थी यहाँ पे, ये कैविटी में कुछ इस टाइप की शेप थी। अब आपने यहाँ से लिक्विड आया, लिक्विड भर गया इसमें, लिक्विड भर गया इसमें, लेकिन जो ये लिक्विड है ये यहां नहीं गया, ये यहीं तक रह गया, ये यहीं तक जा पाया, केवल यहीं तक जा पाया। अब जब इसके ऊपर राइजर लगा रहेगा और राइजर में आपने और फ्लूइड भरा हुआ है, राइजर में आपने और लिक्विड भरा हुआ है, मोल्टन लिक्विड भरा हुआ है, तो ये मोल्टन लिक्विड क्या कराएगा, यहां पे कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने की वजह से ये क्या कर देगा, इन सब चीजों को आराम से भर भी सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो अनफिल्ड सरफेसेस, अनफिल्ड पोर्शंस होते हैं, उनमें भी फिलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, राइजर होता है, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं राइजर के, ये सब काम क्या होते हैं, किसके होते हैं, राइजर के। तो इसलिए राइजर को पढ़ना और राइजर को डिजाइन करना, कि राइजर को हम किस तरीके से राइजर को डिजाइन करें कि राइजर का जो सॉलिडिफिकेशन हो, वो सॉलिडिफिकेशन किस में हो, बाद में हो। राइजर का जो सॉलिडिफिकेशन हो वो किसके बाद हो, हमारी कास्टिंग के बाद हो। मतलब तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं उसके लिए, तो उन मेथड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुल मिला के क्या करना है, हमें राइजर को बाद में, राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम बढ़ाना है, ठीक है। अब उस सॉलिडिफिकेशन टाइम बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका हीट ट्रांसफर एरिया क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। देखो, हीट ट्रांसफर एरिया अगर ज्यादा हुआ, हीट ट्रांसफर का अगर एरिया ज्यादा हुआ तो हीट जल्दी बाहर जाएगी ना, ज्यादा बाहर जाएगी। अगर हीट ट्रांसफर का एरिया अगर कम है तो हमारा राइजर क्या होगा, देर में सॉलिडिफाई होगा। तो कुछ इसी तरीके से हम चीजें करते हैं, इसी तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं कि यार हमारा जो ये राइजर हो वो किसी भी तरीके से वो कास्टिंग के बाद सॉलिडिफाई हो। तो राइजर को यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, राइजर लिख रहा हूँ, राइजर लिखा हुआ है। तो राइजर को हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू it is used to supply the molten metal to the casting in case of liquid and solidification shrinkage, ठीक है। it also acts as an indicator for filling the cavity, ठीक है। it also acts as an indicator for filling the cavity, ठीक है। ये हो गया हमारा राइजर, ठीक है। अब राइजर हमारे दो टाइप के होते हैं, राइजर हमारे होते हैं क्या, दो टाइप के। एक होता है हमारा क्या, टॉप राइजर, और एक होता है हमारा बॉटम राइजर, ठीक है। देखो राइजर के केस में क्या इंपॉर्टेंट है, राइजर के केस में इंपॉर्टेंट है क्या, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। ये सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम हमें
ये सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या करना है हमें चाहिए कि जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक हो ना, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम जो हो वो किसका कम हो, वो राइजर का कम हो। ठीक है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम किसका कम हो, वो राइजर का कम हो। तो यहाँ पे हमारे दो केसेस आते हैं, दो केस, हमें सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, इस बात को ध्यान रखना, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना हीट ट्रांसफर क्या होगा, कम होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं। पहला केस आता है क्या, टॉप राइजर का, एक होता है क्या टॉप राइजर, दूसरा होता है हमारे पास साइड राइजर। ठीक है, साइड राइजर। जो ये टॉप राइजर होता है, जो ये टॉप राइजर होता है, एक होता है टॉप राइजर, एक होता है क्या साइड राइजर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी हम यहां पे देखते हैं टॉप राइजर और साइड राइजर। तो देखो टॉप राइजर क्या होता है। ठीक है, अब मैं पूरा गेटिंग सिस्टम नहीं बनाऊंगा, अब मैं केवल केवल क्या बना रहा हूं, अपनी कास्टिंग बना रहा हूं। ये मेरी कास्टिंग थी, यहाँ पे ये मेरी क्या है, कास्टिंग। दोनों का मैंने शेप थोड़ा सा अलग बनाया है। ठीक है, वो उसका रीजन है। ठीक है, अब ये कास्टिंग के अगर टॉप पे मैंने क्या लगा दिया, ये यहाँ पे राइजर लगा दिया। ठीक है, कास्टिंग के अगर टॉप पे मैंने क्या लगा दिया, राइजर लगा दिया। ये राइजर ओपन राइजर भी होते हैं और ब्लाइंड राइजर भी होते हैं। ब्लाइंड राइजर का मतलब क्या है कि ये ऊपर तक नहीं आएगा, ये बीच तक ही रहेगा, कहीं बंद रहेगा, इसका मुंह बंद रहेगा। ठीक है, ओपन का मतलब ये पूरा ऊपर सरफेस तक आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, ये हो गया हमारा क्या, टॉप राइजर। ये हो गया क्या, टॉप राइजर। अब साइड राइजर का यूज हम वहां करते हैं वेयर हाइट ऑफ द कैविटी इज लार्ज। जब हमारी कैविटी क्या होती है, काफी लार्ज साइज की होती है, कैविटी हमारी काफी लार्ज साइज की होती है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर लगाने के बजाय हम क्या कर देते हैं, ऐसे ऊपर लगाने के बजाय हम क्या कर देते हैं, ऐसे साइड में लगा देते हैं। या फिर हमारे जगह क्या हो, थोड़ा कंस्ट्रेंट हो, जैसे हमारी जगह क्या हो, थोड़ा कंस्ट्रेंट हो, तो ऊपर लगाने की बजाय हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में इसको लगा देते हैं। ठीक है, साइड में इसको लगा देते हैं। अब देखो ये टॉप राइजर है और ये साइड राइजर है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जब यहां पे राइजर सॉलिडिफाई होगा, जब यहां पे राइजर सॉलिडिफाई होगा, तो इस केस में अगर माना ये सिलेंडर है, क्या है, अगर ये सिलेंड्रिकल राइजर मैंने बनाया। ठीक है, अब अगर मैंने सिलेंड्रिकल राइजर अगर मैंने बनाया, तो सिलेंड्रिकल राइजर के केस में जो इसमें हम लिखते हैं ना कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं लिखूंगा सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, या फिर मैं लिखूंगा हमारा जो मॉडुलस होता है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, जो मैं लिखूंगा, तो जो ये सरफेस एरिया होगा ना, इस सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, देखो एक टॉप का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सर्कुलर, उसको मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, माना आर इसका क्या है, डायामीटर है, और एच इसकी क्या है, हाइट है, प्लस क्या इसका ये वाला सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया है जो इसका, जैसे ये पेन है तो इसका ये वाला एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इस केस में जो हमारा सरफेस एरिया होगा जिससे कि हम हीट लॉस करा रहे होंगे, वो बनेगा हमारा ये वाला एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे जो ये वाला एरिया ना, इस एरिया से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, इस एरिया से मास का ट्रांसफर हो रहा होगा, इसका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा इसके एरिया से। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे आपका हीट का ट्रांसफर यहां से भी होगा बाहर, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया है यहां से भी हीट बाहर जाएगी, और ये बॉटम का एरिया है यहां से भी बाहर जाएगी। तो जो यहां पे जो सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर ऊपर का, पाई आर स्क्वायर नीचे का, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आई ये वाली। ठीक है, यहां पे सरफेस एरिया क्या हो गया और वहां पे सरफेस एरिया क्या हो गया। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आइडियल शेप क्या होगी, हमारे आइडियल शेप, राइजर की आइडियल शेप अगर मैं आपको बोलूं, तो राइजर की जो आइडियल शेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आइडियल शेप कैसी होनी चाहिए इसकी, स्फेरिकल। आइडियल शेप तो क्या होनी चाहिए इसकी, स्फेरिकल होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई स्फेरिकल का ही क्या, गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेयर का ही क्या होता है, सबसे कम सरफेस एरिया होता है। तो अगर माना ये मेरी क्या है, कास्टिंग है, तो इस कास्टिंग के ऊपर यहां पे मेरा जो ये राइजर होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, क्योंकि स्फेरिकल के केस में हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा हीट लॉस जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन ये स्फेयर बनाना अंदर क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए।
हमने कास्टिंग बनाई, कास्टिंग बना के उसके ऊपर, कास्टिंग के ऊपर एक स्फेरिकल शेप का राइजर बनाना क्या होता है, ये बहुत टफ टास्क है, ठीक है, बहुत टफ टास्क है। ऊपर से अगर ये वाला पोर्शन सॉलिडिफाई हो गया गलती से, तो फिर ऊपर चाहे मेटल सॉलिडिफाई हो या ना हो, ये वाला पोर्शन अगर सॉलिडिफाई हो गया तो ये फिर पूरी की पूरी कास्टिंग का काम तमाम हो जाएगा, हमारा पूरा राइजर का पूरा काम तमाम हो जाएगा। तो जो ये वाला जो आइडियल शेप है, देखो अगर पेपर में एग्जाम में आता है तो आइडियल शेप अगर वो बोले तो आप ये दे सकते हो कि भैया जो आइडियल शेप होती है वो तो हमारी क्या होने वाली है, वो स्फेरिकल होने वाली है। लेकिन हम कैसा यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल, क्योंकि वो क्या होता है बनाने में काफी क्या रहता है, इजी रहता है। तो जो हम अपनी आगे की पूरी कैलकुलेशन है वो क्या लेके चल रहे हैं, हम सिलिंड्रिकल राइजर को ही लेके चल रहे हैं, वो चाहे वो टॉप राइजर हो चाहे वो साइड राइजर हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं टॉप राइजर के केस में, देखो हम क्या करने वाले हैं, टॉप राइजर के केस में हम यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया में एक रिलेशन निकालेंगे कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया के लिए हमारा जो डायामीटर है या फिर वो कितना होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो ये V अपॉन SA आए, ये क्या है, मतलब मेरा मिनिमम सरफेस एरिया है, ठीक है। तो मिनिमम सरफेस एरिया के केस में हम क्या करने वाले हैं, ये सिलिंड्रिकल के हाइट और डायामीटर के बीच में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे कि मिनिमम सरफेस एरिया की कंडीशन क्या होगी, इस केस में भी और इस केस में भी मिनिमम सरफेस एरिया की कंडीशन क्या होगी, वो डायमेंशंस सिलेंडर की, जिन डायमेंशंस में, डायमेंशन क्या हो गई, हाइट हो गया और डायमीटर हो गया, वो डायमेंशन सिलेंडर, वो डायमेंशंस राइजर की जिस डायमेंशन में उसका सरफेस एरिया क्या आ रहा हो, मिनिमम आ रहा हो, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम टॉप राइजर के केस में कैलकुलेट करेंगे और फिर साइड राइजर के केस में आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे, प्रैक्टिस करोगे उस चीज की, ठीक है। देखो टॉप राइजर के केस में कर रहे हैं हम, ठीक है। टॉप राइजर के केस में हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि हमारा एरिया कितना है, हमारा जो सरफेस एरिया है वो है, मैं डायमीटर के टर्म में लेके चलूंगा π/4 d स्क्वायर प्लस पाई इंटू डी इंटू एच, यही होने वाला है ना हमारा सरफेस एरिया, जिससे हमारी हीट का लॉस होने वाला है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये एरिया मिनिमम करना है, एरिया क्या करना है, मिनिमम करना है किसी गिवन वॉल्यूम के लिए, किसी वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहने वाला है हमारा, कांस्टेंट। किसी एक गिवन वॉल्यूम के लिए हमने एरिया को क्या करना है, मिनिमम करने वाले, एरिया को क्या करने वाले, मिनिमम करने वाले। देखो अब यहाँ पे ये डी भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, देखो क्योंकि ये है ना, अब ये डी और एच के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, ये हो गया डायामीटर, ये हो गया डायामीटर और ये हो गई क्या हमारी हाइट, तो ये डी और एच के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो कौन से कॉम्बिनेशन के लिए हमारा सरफेस एरिया मिनिमम आएगा वो हम यहाँ पे जाके कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं डी और एच को एक वेरिएबल में ले आता हूं क्योंकि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको मिनिमम निकालने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे ये मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इधर ये मेरे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो मुझे इनके बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इनके बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है π/4 डी स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। यहां से मैं क्या करता हूं, एच की वैल्यू निकाल लेता हूं डायमीटर के टर्म में, तो ये आ जाएगा 4v अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन 1 और ये मेरी इक्वेशन 2। अब मेरा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है, डायमीटर मेरा वैरी कर सकता है, तो मेरा जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी, और एच की जगह मैं क्या लिख दूं, 4v अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो यहां से ये मेरा देखो क्या बचने वाला है, π/4 डी स्क्वायर तो इसी तरीके से रहेगा, π/4 डी स्क्वायर तो यही रहेगा, यहां पे से पाई डी से एक पाई डी कट जाएगा, ये पाई डी से पाई डी कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4v अपॉन डी, यहां पे बचने वाला है केवल 4v/d, यहां पे केवल बचने वाला है कि नहीं, यहां पे 4v/d यहां पे बचने वाला है, ठीक है। अब देखो
अब क्या है, मुझे क्या करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तो मैं क्या कर देता हूं डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ डी। मैं क्या कर रहा हूं, डायामीटर के रिस्पेक्ट में एरिया को क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू पाई बाई 4, और यहां पे ये डी का डी स्क्वायर का डी हो जाएगा, प्लस यहां पे इसका डी की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा -4v अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, और अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, जीरो के बराबर पुट कर देता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी चीज का मुझे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना है। क्यों करते हैं ऐसा, टाइम होता तो मैं आपको जरूर बताता। स्लोप का कंसेप्ट होता है कि स्लोप उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब स्लोप या तो मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो होता है या फिर मिनिमम पॉइंट पे जीरो होता है। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझना है कि ये क्या है, हमें डिफरेंशिएट करके क्या करना पड़ता है, इसको जीरो के बराबर पुट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो अगला, यहां से मैं इसको जीरो के बराबर पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा पाई डी बाई 2 इज इक्वल टू 4v अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं वॉल्यूम को खोल दूं अगर, तो मेरे पास क्या आएगा, पाई डी बाई 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, वॉल्यूम को ओपन कर दूं मैं तो पाई बाई 4, ये डी स्क्वायर इसके नीचे लिख दूं, इंटू डी स्क्वायर इंटू एच आएगा वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। अब यहां से देखो क्या क्या कट रहा है, यहां से 4 से 4 कट रहा है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट रहा है, इस पाई से पाई कट रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 2 टाइम्स h, या फिर मैं लिख दूं h इज इक्वल टू क्या, d बाई 2। ये मेरी क्या आ गई, कंडीशन आ गई। h इज इक्वल टू क्या आ गया, d बाई 2। h इज इक्वल टू क्या आ गया, d बाई 2। ये मेरी कंडीशन आ गई किसके केस में, मतलब ये मेरा, ये मुझे कुछ इस तरीके की डायमेंशन लेनी पड़ेंगी। मतलब मुझे इस तरीके से अपना राइजर जो है सिलेंड्रिकल वो डिजाइन करना पड़ेगा कि मेरी हाइट जो है वो डायमीटर की आधी हो। डायमीटर अगर मेरा 10 सेंटीमीटर है तो हाइट मेरे क्या हो, 5 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, तब जाके मेरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और यही केस अगर मैं साइड राइजर के केस में करूं, टॉप राइजर के केस में तुमने करके देख लिया, अगर यही काम हम साइड राइजर के केस में करें तो, अगर यही चीज मैं साइड राइजर के केस में करूं तो जो मुझे इनका रिलेशन मिलने वाला है वो रिलेशन मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू क्या, d। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो हमने यहां पे किया, सेम चीज को फॉलो करते हुए h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं साइड राइजर बना रहा हूं तो मेरा क्या होना चाहिए, हाइट और डायमीटर दोनों दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं, अब अगर मैं लिख सकता हूं यहां पे कि मेरा v अपॉन एस ए कितना होगा, v अपॉन एस ए अगर मैं टॉप के केस में लिखूं, ठीक है, वॉल्यूम, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं ना, मॉड्यूलस v अपॉन एस ए को मैंने क्या बोला, मॉड्यूलस को अगर मैं टॉप के केस में लिखूं तो यहां पे मेरा क्या था, वॉल्यूम क्या था, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच था ना, और यहां पे क्या था साइड के केस में पाई बाई 4 डी स्क्वायर, एक एरिया आएगा क्योंकि ये क्या आएगा, एक एरिया, प्लस पाई इंटू डी इंटू एच। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, डी की जगह क्या लिख देता हूं, मैं h की जगह क्या लिख देता हूं, साइड के केस में h इक्वल टू मैं d पुट कर देता हूं। तो ये चीज जो मेरी आगे आने वाली है, देखो, और ये पाई बाई 4 से मैंने पाई बाई 4 काट दिया और यहां से पाई बाई 4 काट दिया, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। ठीक है, और यहां से d d d हर जगह से कटा, तो यहां से मैंने क्या किया, यहां पे एक d बचा, यहां पे एक d बचा, यहां पे d बचा ही नहीं। तो अगर मैं h इज इक्वल टू d लिख दूं, अगर मैं h इज इक्वल टू डी पुट कर दूं, यहां पे h इज इक्वल टू अगर मैं d पुट कर दूं तो ये d की क्यूब हो जाएगी ना। ठीक है, और ये d स्क्वायर था और ये कितना हो जाएगा, ये d स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये d स्क्वायर बचेगा, तो ये d क्यूब d स्क्वायर, तो यहां से d काट दिया, d स्क्वायर यहां पे d कटा, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, d बाई 5 आने वाला है। ये मेरा कितना आने वाला है, d बाई 5 आने वाला है, d बाई 5 आने वाला है। ठीक है, किसके केस में, किसके केस में, ये मेरा आने वाला है साइड राइजर के केस में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपको, सेम चीज अगर वो टॉप राइजर के केस में पूछ सकता है आपको, वही चीज क्या कर सकता है वो, टॉप राइजर के केस में भी आपको वो चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइड राइजर और ये हमारा टॉप राइजर। अब हमें क्या करना है, राइजर को डिजाइन करना है। राइजर को डिजाइन करने के क्या क्या मेथड है, मतलब राइजर का हम क्या रखें, राइजर का हम साइज कितना रखें,
राइजर का हम क्या करें, राइजर का हम साइज कितना रखें वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब क्या होने वाला है, वो चीज अब काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि राइजर का हम क्या करें, साइज कितना रखें। ठीक है, राइजर का हम साइज कितना रखें, ये ठीक है ना, d/5। एक बार फिर से कैलकुलेट कर देता हूं, 5/4 से तो ये d² था और यहाँ था हमारा d² प्लस 4d और यहाँ पे h। ठीक है, तो ये d³ बना और ये d² प्लस 4d²। हाँ, तो ये d/5 भी आने वाला है। ठीक है, d/5 भी। ठीक है, अच्छा अब राइजर को डिजाइन करना है। राइजर को डिजाइन मतलब राइजर के बारे में डायमेंशंस तो हम जान गए। अब डिजाइन करने का मतलब ये है कि उसका साइज कितना रखें, ये h और d का हम साइज कितना रखें ना। अब देखो ये d और h के बारे में तो पता चल गया कि h = d होना चाहिए या h = d/2 होना चाहिए, लेकिन अब ये तो पता चले कि हम राइजर का साइज कितना रखें, कितना बड़ा बनाए, h कितना लें और d कितना लें। तो h कितना लें और d कितना लें, इसके लिए हमारे पास राइजर डिजाइन के कुछ मेथड आते हैं। राइजर डिजाइन के कुछ मेथड्स आते हैं। उन मेथड्स में हम सारे मेथड्स को नहीं एक्सप्लेन करने वाले, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे मेथड्स के नाम हम जरूर जान लेंगे। तो पहला जो हमारे पास मेथड होता है इसका, वो है हमारे पास पहला मेथड है श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड। क्या है ये, श्रिंकेज, इसका नाम क्या है, श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड। ठीक है, इस केस में हम क्या करने वाले, इस केस में हमारा जो होता है, मुझे क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ राइजर। ये केस बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ राइजर शुड बी, वॉल्यूम ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू या इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ। देखो मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारा राइजर जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा। आप क्या कर लो, आप ये निकाल लो कि हमारा जो हमारी कास्टिंग है, उस कास्टिंग में कितना श्रिंकेज होने वाला है, कास्टिंग में श्रिंकेज कितना होने वाला है। अगर उसने बोला कि कास्टिंग में 3% श्रिंकेज है, तो आप उसके हिसाब से मतलब जितना भी श्रिंकेज वॉल्यूम होगा, जितना भी श्रिंकेज होने वाला है, उस श्रिंकेज वॉल्यूम का 3 गुना आपको क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ राइजर रखना है। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ राइजर कितना रखना है, जितना भी आपका श्रिंकेज हो रहा होगा उस श्रिंकेज वॉल्यूम का 3 गुना। जैसे माना मेरी 100 सेंटीमीटर क्यूब की मेरी कास्टिंग थी, अब उसमें 3 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। तो वो 3 सेंटीमीटर क्यूब का जो श्रिंकेज हो रहा है, तो मैं अब राइजर का जो साइज रखने वाला हूं, वो राइजर का साइज मैं कितना रखने वाला हूं, वो रखने वाला हूं मैं 9। ठीक है, वो मैं उसका 3 गुना रखने वाला हूं, तो मैं 9 सेंटीमीटर क्यूब में क्या रखने वाला हूं, अपना वॉल्यूम ऑफ राइजर। ठीक है, दूसरा मेथड हमारे पास होता है, हम क्या करते हैं कि इसी चीज में, जैसे ये इसका ए पार्ट हो गया, ये ए पार्ट है, इसी चीज में एक बी पार्ट और है कि ये चीज तो हमें सेटिस्फाई करानी ही करानी है, ये चीज तो सेटिस्फाई करानी करानी है। इसके साथ एक और चीज सेटिस्फाई करानी है कि एरिया अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, एरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ राइजर। ये चीज क्या होनी चाहिए, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हर हाल में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका ज्यादा होना चाहिए, वो कास्टिंग का ज्यादा होना चाहिए, राइजर का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा मेथड है हमारे पास इसको सॉल्व करने का, इसको बोलते हैं हम केन्स मेथड। ठीक है, अगला है हमारे पास मॉडिफाइड केन मेथड। नाम आ सकते हैं आपके पास, मैच द फॉलोइंग में कभी क्या पता राइजर डिजाइन का बोल दे कि एक तरफ राइजर डिजाइन दे दे, एक तरफ ये सब नाम दे दे। तो मैं उस तरीके से आपको करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में, मतलब ये मेथड आपके पास नहीं है सिलेबस में, लेकिन कभी कभी क्या दे सकता है वो, मैच द फॉलोइंग में क्या कर देगा, एक तरफ दे देगा ये चीज और एक तरफ इनमें से कुछ लिख देगा, तो आपको चीजों को रिलेट करना है, तो इसलिए आपको ये आनी चाहिए मॉडिफाइड
केन्स मेथड, और अगला होता है क्या, एक मॉड्यूलस मेथड। मॉड्यूलस मेथड, मॉड्यूलस मेथड को थोड़ा जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा मेथड है मॉड्यूलस मेथड। ये कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ द राइजर, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, मॉड्यूलस ऑफ द राइजर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। मॉड्यूलस ऑफ राइजर जो है वो लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ राइजर जो है वो बराबर होना चाहिए 1.2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1.2 टाइम्स ऑफ 1.2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। अब मॉड्यूलस क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, V अपॉन SA। तो V अपॉन SA ऑफ राइजर इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ V अपॉन SA ऑफ कास्टिंग। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, राइजर को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, राइजर को डिजाइन कर सकते हैं। आपके लिए ये एक श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड और एक मॉडुलस मेथड क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इनके आपको क्या रखने, केवल नाम याद रखने हैं, ठीक है, नाम याद रखना है। अब हमारे पास कुछ कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे, हमारे पास सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे एक इशू आ जाता है। सॉलिडिफिकेशन टाइम पे हमारे पास इशू क्या आ जाता है कि हमारी जो सॉलिडिफिकेशन है, जो कूलिंग है, देखो कूलिंग किसकी वजह से होगी, सॉलिडिफिकेशन किसकी वजह से होगा, कूलिंग की वजह से होगा। अब जो वो कूलिंग होती है ना, वो कूलिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। वो कूलिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो अब यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से हमारा सॉलिडिफिकेशन भी क्या नहीं हो पाता, यूनिफॉर्म नहीं हो पाता। और उसकी वजह से जो हमारे ग्रेन्स हैं, वो ग्रेन्स भी क्या बनते हैं, कहीं पे कोर्स ग्रेन बन गए, कहीं पे क्या बन गए, फाइन ग्रेन बन गए। अब कोर्स ग्रेन बन गए, फाइन ग्रेन बन गए, तो उनकी, मैंने आपको बताया था मटेरियल साइंस में कि कोर्स ग्रेन की वजह से जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं। कोर्स ग्रेन क्या होता है, रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। जो फाइन ग्रेन होता है वो क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ठीक है। तो वो वाली इश्यूज यहाँ पे आ जाती हैं। तो एक ही मटेरियल में जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। एक जगह पे कुछ प्रॉपर्टी, दूसरी जगह कुछ प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से हमारी जो होती है, मतलब मटेरियल यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी शो नहीं करता, और जिसकी वजह से हमें फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि आपने टेस्ट किया, टेस्टिंग आपने यहाँ पे की, दूसरा पोर्शन उसका कहीं पे वीक था, वो वाले पोर्शन से वो फेल कर गया। तो हमें मटेरियल पे क्या करना है, हम यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज चाहते हैं। तो उसके लिए हम कुछ एक एक्स्ट्रा, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स जो हैं, थोड़ा उनको एक्सेसरीज कह सकते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहे, हम कोशिश करते हैं कि उनको यूनिफॉर्म बनाने की, ठीक है। तो हम यूज करते हैं, एक वर्ड आता है चिल्स। चिल्स, चिल नाम है ना, चिल करना, चिल लोग करते हैं ना, सब लोग चिल। तो चिल्स क्या होती हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इन मोल्ड कैविटीज, इन मोल्ड कैविटीज at some cross section, at some cross section to maximize the heat transfer rate to achieve uniform cooling, some metallic objects are used known as चिल्स, नोन एज चिल्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, हम क्या करते हैं, जैसे कि ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी कास्टिंग हो गई, ये मेरी क्या हो गई, कास्टिंग हो गई।
अब इस कास्टिंग में, ये मेरी कास्टिंग है, इस कास्टिंग में इधर उधर क्या है, हर जगह क्या है, सैंड है। ये एक क्रिटिकल सेक्शन है, ये वाला क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। ये कोई क्रिटिकल सेक्शन है, या फिर ये मेरी कास्टिंग कुछ इस एल शेप की कास्टिंग है मेरी। अब इस एल शेप की कास्टिंग में क्या हो रहा है, ध्यान से यहां पे देखना, इस एल शेप की कास्टिंग में ऐसे यहां से यूनिफॉर्मली क्या जा रही है, हीट बाहर जा रही है, ऐसे यूनिफॉर्मली क्या जा रही है, हीट बाहर जा रही है, यूनिफॉर्मली क्या जा रही है, हीट बाहर जा रही है। अब यहां पूरे एरिया में तो यूनिफॉर्म हीट जा रही है बाहर, ठीक है, यहां से हीट बाहर जा रही है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन यहां पे है, जो ये वाला पोर्शन है, यहां पे हीट का क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, यहां पे हीट कंसंट्रेशन हो गया। अब उस हीट कंसंट्रेशन की वजह से यहां पे हमारी क्या होती है, हीटिंग, यहां पे हमारी कूलिंग क्या होती है, काफी देर में होती है। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है, ये अच्छे से क्या नहीं हो पाता, कूल, ये अच्छे से कूल नहीं हो पाता, ये इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम पे नहीं हो पाता। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, हमने यहां पे क्या कर दिया, एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगा दिया, मेटेलिक ऑब्जेक्ट जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी हो, वो हमने यहां पे लगा दिया। अब वो क्या करेगा, अब यहां से हीट यूनिफॉर्मली क्या जाएगी, बाहर जाएगी, यूनिफॉर्मली क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, चिल्स। जो ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, चिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये चिल्स क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन को अचीव करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चिल्स का मेन काम क्या है, सॉलिडिफिकेशन। चिल्स का मेन काम क्या है कि वो यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन लेके आना, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन लेके आना, ठीक है। या फिर हीट ट्रांसफर रेट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, हीट ट्रांसफर रेट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, चिल्स, ठीक है। अगला हमारा एक और होता है पैडिंग्स, जिसका नाम पैडिंग्स होता है, उसको हम यूज करेंगे यहां पे भी, कि पैडिंग्स क्या होता है। देखो, पैडिंग्स हमारे होते हैं, पैडिंग्स भी हमारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। चिल्स हो गए और पैडिंग्स भी हमारे क्या है, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन काम दूसरे, काम क्या है इनका, अलग अलग है, इनका काम क्या है, अलग अलग है। देखो, पैडिंग अलग चीज है, चिल्स अलग चीज है। पैडिंग्स ये होते हैं एट सम critical sections to minimize the erosion and maximize the heat transfer rate some metallic objects are used known as पैडिंग्स। देखो, पैडिंग्स का काम क्या, पैडिंग्स भी क्या है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, लेकिन पैडिंग्स का मेन काम क्या है, सपोर्ट करना। पैडिंग्स का मेन काम क्या है, सपोर्ट करना। जैसे कि देखो, अब हमारी ये कास्टिंग थी, ये हमारा गेट था, ठीक है, कास्टिंग थी, ये हमारा गेट था। अब यहां से क्या आया, मेटल फ्लो कर रहा है अंदर। अब मेटल फ्लो कर रहा है तो ये हमारे क्या हो गए, क्रिटिकल सेक्शंस हो जाते हैं, जहां से हमारा क्या है, इरोजन होने का खतरा रहता है। ये हमारे क्या है, क्रिटिकल सेक्शन हो गए। यहां से क्या है, इरोजन होने का खतरा। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स लगा देते हैं। ये मैंने क्या करे, यहां पे और यहां पे क्या कर दिए, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स लगा दिए। यहां पे मैंने क्या करा, मेटालिक ऑब्जेक्ट लगा दिए। ये मैंने क्या करे, मेटालिक ऑब्जेक्ट। अब ये मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन क्रिटिकल सेक्शंस को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इन क्रिटिकल सेक्शंस को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्रिटिकल सेक्शंस को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये इन क्रिटिकल सेक्शन से हीट ट्रांसफर का रेट भी बढ़ा रहा है, क्योंकि मेटल्स है तो यहां से हीट ट्रांसफर का रेट भी बढ़ाएंगे, हीट ट्रांसफर का रेट भी बढ़ाएंगे, हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ेगा, हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ेगा, यहां से भी, यहां से भी। लेकिन इनका मेन काम जो पैडिंग का है वो क्या है, सपोर्ट करना। और मेन काम जो चिल का है, चिल्स का मेन काम क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम को घटाना, ठीक है।
उनका यूनिफॉर्म हीटिंग, यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन करवाना, यूनिफॉर्म कूलिंग करवाना। लेकिन पैडिंग्स का मेन काम क्या है कि सपोर्ट करना क्रिटिकल सेक्शंस को, ठीक है। तो दोनों क्या है, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी हमने एक बार चैपलेट्स भी पढ़ा कि चैपलेट्स क्या होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, कोर को सपोर्ट करते हैं। तो ये चैपलेट हो गया, पैडिंग हो गया, चिल्स हो गया, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखना है इनका, और इनका यूज क्या है, इनका पर्पस क्या है, वो भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। पेपर में पूछता है पैडिंग हीट ट्रांसफर रेट को भी बढ़ाता है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, सपोर्ट देना, ठीक है। मेन काम क्या है, इसका सपोर्ट करना। चिल्स का मेन काम क्या है, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना, ठीक है। चैपलेट का काम क्या है, कोर को सपोर्ट करना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है।